नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गंगा, उसका पाठ 2 पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो पहले भाग में हमने जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनके जीवन परिचय पढ़ा था। आगे हम देखते हैं पाठ में उन्होंने क्या लिखा है। तो पाठ का नाम है क्या लिखूं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मुझे तो आज लिखना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं ए.जी. गार्डिनर, उनके अनुसार लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे स्फूर्ति का मतलब हुआ उत्साह। स्फूर्ति का मतलब क्या है? उत्साह। आवेग का मतलब है आवेग। आवेग का मतलब हुआ भावनाओं का तीव्र प्रभाव। ठीक है, भावनाओं का प्रभाव। ठीक, तो वो कहते हैं कि जो मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठ रही हैं, अगर हमें लिखने के लिए कहा जाए तो उस समय हमारे मन में कुछ ऐसी उमंगें सी उठने लगती हैं, ठीक है, लहरें उठने लगती हैं, हृदय में कुछ ऐसा उत्साह आ जाता है और मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे भावनाओं का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है कि हमें वो लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। तो जब हमें कोई लेख लिखने के लिए दिया है तो हमें उस समय विषय की चिंता नहीं है। हमें कोई भी विषय दें तो हम क्या करते हैं, अपने हृदय के भावों को उसमें लिख देते हैं। जैसे हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। जैसे हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी है, ठीक है, आपको क्या मतलब है, हेड टांगने से मतलब है, चाहे वो खूंटी कहीं भी हो, कैसे भी हो, तो हेड टांगने से मतलब है। उसी तरह मन के भाव को, मनोभाव मतलब मन के भाव को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त होता है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। असली वस्तु जैसे उदाहरण दिया तो उसमें हेड है, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। इसी तरह मन के भाव ही यथार्थ वस्तु है। यथार्थ मतलब वास्तविक, ठीक है। तो जो मन के भाव हैं वही हमारी वास्तविक वस्तु है, ठीक है, विषय नहीं। तो यथार्थ का मतलब हुआ वास्तविक। आगे कहते हैं, गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। तो मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। तो जैसे गार्डिनर साहब ने कहा है कि जैसे कोई लेख लिखने के लिए अगर हमें मिल जाए तो हमारे मस्तिष्क में जो भी भावनाएं होती हैं हम उसको लिख देते हैं, उसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो यहाँ पे हमारे लेखक हैं वो कह रहे हैं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित पैदा हो जाते हैं। उनको तो क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो कहीं निबंध को लिख पाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, जो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि उन्हें ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं हुआ। उन्हें लिखने के लिए बहुत सोच विचार और बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। तो आज वो कह रहे हैं कि आज तो मुझे और भी अधिक परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनको कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। तो वो कह रहे हैं उनको नमिता और अमिता दोनों के लिए एक
आदर्श, एक उत्तम, एक श्रेष्ठ निबंध को लिखना है। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों का निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो आज उनको साधारण निबंध नहीं लिखना है, एक बहुत ही उत्तम निबंध लिखना है। नमिता चाहती है कि वो दूर के ढोल सुहावने विषय पर निबंध लिखे, और जबकि जो अमिता है वो चाहती है कि वो समाज सुधार पर एक निबंध लिखे। ये दोनों ही विषय परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए लेखक सोचते हैं कि उन्हें ऐसा निबंध लिखना चाहिए जिससे दोनों को निबंध लेखन का रहस्य समझ में आ जाए कि निबंध को हमें कैसे लिखना चाहिए, निबंध की रचना हमें कैसे करनी चाहिए। फिर आता है अगला कि दूर के ढोल सुहावने होते अवश्य हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? तो वो कह रहे हैं दूर के ढोल तो सुहावने अवश्य जरूर होते हैं, पर इतने सुहावने होते हैं कि वो कम से कम 5 पेज का उस पर निबंध लिख सकें। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, उसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है। उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? तो अनादिकाल मतलब बहुत प्राचीन समय से, ठीक है, प्राचीन समय से, प्राचीन समय से। तो वो कहते हैं और जैसे समाज सुधार जैसे विषय पर भी बड़े बड़े विद्वानों के क्या है, बड़े बड़े विज्ञों मतलब विद्वानों के अलग अलग विचार है, विरोध करते हैं, यानी कि अलग अलग सबके विचार हैं, तो उस पर विस्तार से लिखना कठिन है। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। सम्मति मतलब राय, सहमति, ठीक है, राय जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, पर फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। इसलिए लेखक कहते हैं उनको पहले ये निर्णय लेना है कि यह समझना है कि आदर्श निबंध होता क्या है और उसको कैसा लिखा जाता है। उसके लिए किसी विषय पर, उसके बाद ही किसी विषय पर क्या कर सकते हैं, वो निबंध को लिख सकते हैं। निबंध लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, लेखक ने निबंध शास्त्र के विद्वानों की रचनाएं पढ़ी, ठीक है। एक विद्वान का मत है कि, आगे देख लेते हैं उन्होंने जो रचनाएं पढ़ी उनमें क्या क्या मत है। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, ठीक है, पर लिखूं कैसे? तो वो कहते हैं कि किन्हीं एक विद्वान का कहना है कि जो निबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। निबंध कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े निबंध में उसकी सुंदरता और प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। अब वो मजाकिया ढंग से कह रहे हैं कि मैं इसी कथन को मान लेता हूँ, ठीक है। अब वो मजाकिया ढंग से यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इसी कथन को मान लेता हूँ कि निबंध छोटा होना चाहिए, क्योंकि वे बड़े निबंध नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं पर लिखूं कैसे? अब वो फिर ये बात आती है कि लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, ठीक है। तो वो जिनका ये कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, उन्हीं के अनुसार वो कह रहे हैं कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, 2 प्रमुख अंग होते हैं। देख लेते हैं, सामग्री और शैली। तो 2 प्रमुख अंग उन्होंने बताए, सामग्री और शैली, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। एकत्र मतलब इकट्ठा, ठीक है। तो 2 प्रमुख अंग बताए उन्होंने, तो सामग्री और शैली। सामग्री यानी कि पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है
उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। ठीक, तो लेखक कहते हैं कि निबंध लिखने के लिए सबसे पहले सामग्री हमें इकट्ठा करनी है, ठीक है, और विषय से संबंधित विचारों को संचित करना है। सामान्यतः जिस व्यक्ति ने जिस विषय के बारे में अच्छा अध्ययन किया होता है उसके मन में उस विषय के विचार स्वतः आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी एक विषय के बारे में अच्छा ज्ञान है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको उसी टॉपिक पे ही आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, उसमें अपने विचार अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा टॉपिक मिल जाए जो आपने कभी सुना ही ना हो तो आपको उसको लिखने के लिए बहुत सोचना विचारना करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अलग अलग जगहों से उसका अध्ययन करना है। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे क्या पता था कि इस विषय पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता हो जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, मजाकिया ढंग से कहते हैं, तो उनको ये पता होता पहले से, तो वो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, ठीक है, जहाँ पुस्तक होती हैं वहाँ पे जाके इस विषय का पहले से ही अनुसंधान कर लेते, खोज कर लेते, अध्ययन कर लेते। अनुसंधान मतलब खोज या अध्ययन कर लेते पहले से ही। पर अब उनके पास में समय नहीं था, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। वो कह रहे हैं लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे तो अब यहीं बैठ के 2 घंटों के अंदर ही 2 निबंध तैयार करने हैं। यहाँ ना तो विश्वकोश है और न ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। तो वो कह रहे हैं अब कोई इतना तो मेरे पास कोई विश्वकोश है, ठीक है, ज्ञान कोश, ठीक है, जिसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, ना तो मेरे पास वही है, ना मेरे पास कुछ ऐसी ग्रंथ है, ना ऐसी किताबें हैं जिनसे पढ़ के मैं इन विषयों की सामग्री को उपलब्ध कर सकूं। अब तो उनको क्या करना है, अपने ही ज्ञान पर विश्वास करना है, जितना उनको पता है उसके अनुसार ही अब उनको निबंध को लिखना है। आगे देख लेते हैं। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ठीक है, निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा यानी जो आउटलाइन, ठीक है, प्रारूप, रूपरेखा को हम बोलते हैं प्रारूप या आप कह सकते हैं आउटलाइन। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, उसका एक आउटलाइन तैयार कर लेना है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है, लेकिन अब उन्हें क्या है, इस विषय की रूपरेखा कैसे बननी है उनको यही समझ में नहीं आ रहा है। निबंध लिख लेने के बाद में उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। तो वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे वो हास्यपूर्ण ढंग से कहते हैं कि निबंध लिखने के बाद तो उसका सार लिखा जा सकता है, लेकिन पहले से सार कैसे लिखें। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो अब वो कहते हैं, क्या सचमुच जो हिंदी के जो विद्वान हैं, लेखक हैं, क्या वो पहले से ही जब भी वो निबंध लिखते हैं उसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लेते हैं। एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब जिनका उन्होंने पहले यहाँ पे बताया है एजी गार्डिनर, वो कहते हैं कि उनको अपने लेखों का शीर्षक यानी कि नाम, टाइटल, ठीक है, अपना लेख तो वो लिख लेते हैं, ठीक है, लेख लिखने में उनको कोई कठिनाई नहीं आती, लेकिन उसका शीर्षक, उसका टाइटल देने में उनको बहुत परेशानी होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने मित्रों पर छोड़ देते हैं उसका टाइटल देने के लिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। अब उन्होंने यह भी कहा है एजी गार्डिनर ने कि शेक्सपियर को नाटक लिखने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ा जितना कि उनको अपना शीर्षक उसका नामकरण में हुई होगी। ठीक है, तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो।
इसीलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, लगता है उनको नाम रखने में परेशानी हुई होगी, इसीलिए उन्होंने अपने एक नाटक का नाम जैसा तुम चाहो रखा होगा। इसीलिए मुझसे भी निबंध की रूपरेखा तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हो गई सामग्री की बात। दूसरा अंग है, अब मुझे शैली निश्चित करनी है। ठीक है, अब उसकी शैली, उसका स्टाइल, ठीक है, उसका लिखने का ढंग। शैली मतलब अब उसका लिखने का ढंग, अब उसको उसके लिखने का ढंग उन्होंने देखना है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह मतलब गति, सहज गति। ठीक है, तो आचार्य महोदय का क्या कहना है कि भाषा में प्रवाह होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध। वो कहते हैं वाक्य भले ही छोटे हों लेकिन उन वाक्यों का आपस में संबंध होना चाहिए, वो वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। तो वो कहते हैं, अब फिर से वो मजाकिया ढंग में कहते हैं कि छोटे छोटे वाक्य तो वे लिख सकते हैं लेकिन विद्वानों की तरह अपनी विद्वता दिखाना उनके लिए कठिन है। पर मैं हूँ मास्टर, ठीक है, वो कह रहे हैं पर मैं हूँ मास्टर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि काम कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। काम कितने पृष्ठ में समाप्त होने चाहिए? आधे पृष्ठ में समाप्त हो जाए। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। जो बाणभट्ट है उन्होंने भी क्या है, अपने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। ठीक है, छोटे वाक्य लेकिन उनका आपस में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। अब वो कहते हैं कि जो वाक्य हैं, ठीक है, वाक्यों में क्या होना चाहिए, अस्पष्टता, यानी कि हमेशा स्पष्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। कई बारी क्या होता है, हमें कुछ शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर गंभीरता आ जाती है। गांभीर्य मतलब गंभीरता आ जाती है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से ना सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। ठीक है, तो गुत्थियां मतलब उलझी हुई उन्होंने ऐसी बातें डाल दी हैं, ठीक है, जो अज्ञों से भी ना सुलझ सके, और उनकी कविता कैसी हो गई, दुर्बोध मतलब जो कठिनाई से समझ आए, ऐसी हो गई हैं। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, ठीक है, तो इसीलिए निबंध में अलंकार हो, मुहावरे हों, लोकोक्तियां हों, इन सब का समावेश भी निबंध के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि यहाँ मजाकिया ढंग से वो कह रहे हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि बड़े बड़े वाक्य और कठिन भाषा ही अच्छे लेखन की पहचान है, लेकिन लेखक इस विचार पर व्यंग्य करता है। उनका कहना है कि यदि निबंध में केवल कठिन शब्द और जटिल बातें ही हों तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना देखा इसको। तो यहाँ तक लेखक क्या कहना चाहता है कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए, ठीक है, सामग्री, रूपरेखा और शैली कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेखक ने बहुत ही हास्यपूर्ण ढंग से बताया कि निबंध लिखना उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि निबंध लिखना उतना भी आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। अब जानेंगे हम आगे के भाग में, अब हम क्या देखेंगे वो हम बाकी के भाग में देखेंगे कि लेखक आखिर इन सभी कठिनाइयों का समाधान कैसे ढूंढते हैं और आदर्श निबंध के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये सब हम देखेंगे
भाग 2 में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारा पाठ है क्या लिखूं भाग 2 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।